हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं स्टेप 2 हम कर चुके हैं और उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी हमने अच्छे से समझ लिया है। स्टूडेंट्स, उस पर हम ज़्यादा इलस्ट्रेशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अब हम पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जितने भी स्टेप्स हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जितना भी कैश फ्लो होता है वो हम एक साथ निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बढ़ रहे हैं स्टेप 3 की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अब बहुत सिंपल स्टेप्स बचे, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप 3 हमको कहाँ ले जाएगा। ये आपको ले जाएगा कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कहने का मतलब है जब आप स्टेप 3 पूरा कर लेंगे, जो भी आइटम्स हैं प्लस माइनस कर लेंगे, तो अब आप पहुँच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में स्टेप 2 के एंड में हम पहुँच चुके थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। अब क्योंकि वर्किंग कैपिटल बदलने से पहले हम पहुँच चुके हैं, मतलब अब अगला स्टेप क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में ही बदलाव आएगा और उसका ही बदलाव आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये जो 3-4 स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यही आपको लिख देने हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखेंगे और ये वर्किंग कैपिटल ही बदल रही। देखिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ही होती है ना। और करंट एसेट्स में यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स में क्या क्या होता है। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ याद रखिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसी भी एक्टिविटी में नहीं आता है, तीनों एक्टिविटी से अलग होता है और इसमें टोटल 5 चीज़ें आती हैं। तो वो 5 चीज़ें आपको नहीं लेनी है। उसके अलावा जितने भी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, वो उनमें कोई फ़र्क आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? सो अब ध्यान से समझिए इसमें हो क्या रहा है। ऐड क्या करना है आपको, जब भी करंट एसेट कम होगी तो वो आपको ऐड करना है और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो भी आपको ऐड करना है। अब ऐसा क्यों? मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स पिछली क्लास में कि अब हमको सीधा सीधा चलना है, मतलब कैश के हिसाब से ही सोचना है। अब हमको ये नहीं करना है कि कैश वाली चीज़ को, मतलब जो इनकम थी उसको लेस करना है या जो प्रॉफिट हुआ उसको भी लेस करना है और नुकसानों को ऐड करना है। अभी तक तो हम उल्टा चलते आ रहे थे ना। अब हमको सीधा चलना है। अब एक बात सोचिए, करंट एसेट कम हुई है। करंट एसेट कम होने का मतलब है, मान लेते हैं कैश तो हम ले नहीं सकते ना, स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक ले लेते हैं। ठीक है। अब स्टॉक जो है हमारे पास कम हुआ है, तो इसका मतलब होगा कैश क्या हुआ, कैश तो बढ़ा ना, जाहिर सी बात है। जब स्टॉक कम होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब स्टॉक जो है वो बेच लिया हमने या उसको यूज़ कर लिया फिलहाल, तो इसका मतलब जो कैश है वो तो बढ़ा होगा ना, तभी तो कोई एसेट कम हुई है करंट एसेट्स में। उसी तरह एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डेटर हो गया। डेटर कौन होते हैं? उधार लेने वाले लोग, जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है। वो हमारी करंट एसेट थे, तो उन्होंने हमको पैसा वापस कर दिया जिसकी वजह से डिक्रीज इन डेटर हो गया। तो अब पैसा वापस कर दिया तो हमारे पास तो कैश तो इंक्रीज हुआ ना, इसीलिए कैश के हिसाब से यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होगी ना सीधी वाली बात। अब हम कैश के हिसाब से सोच के चल रहे हैं। उसी तरह जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसको ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, लायबिलिटीज मान लेते हैं हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, या ऐसा समझ सकते हैं हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जो हमको उधार देते हैं। तो अगर ये उधार देंगे हमको, तो कहीं ना कहीं हमारा कैश बढ़ेगा। कैसे? अब देखिए, मान लेते हैं कि क्रेडिटर से मैंने उधार लिया कुछ सामान, या आप ऐसा समझ लीजिए कैश ही उधार ले लिया छोटे समय के लिए, ऐसा भी होता है बिजनेस में। ठीक है। तो कैश जब मैंने उधार लिया तो मेरे पास तो कैश आया ना, तो कैश के हिसाब से ही ऐड कर दें यहाँ पे। तो जितनी भी चीज़ें होंगी, इसकी पूरी लिस्ट है स्टूडेंट्स, जो कि हम जब पूरा टेबल पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको ये समझना है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में अगर कोई डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है रिस्पेक्टिवली, तो उसको आपको ऐड कर देना है। और उसी तरह कैश के हिसाब से अगर हम सोच के चलें, इन दोनों का बिल्कुल उल्टा जो है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट मतलब हो गया आपने करंट एसेट खरीदी होगी, और जब भी करंट एसेट खरीदते हैं तो कैश
बाहर की तरफ जाता है, इसीलिए लेस कर दिया। और करंट लायबिलिटी जब कम हुई है, इसका मतलब आपने उधार चुकाया है, और जब भी आप उधार चुकाएंगे तो इसका मतलब कैश कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे लेस कर देना है। बस ये 4 स्टेप है, उसमें आपका ये वाला स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको इग्नोर मत करना। कभी भी कैश को आप यहाँ पे मत लिखिएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। कैश के लिए अलग कॉलम होता है, वो जब हम पूरा कर चुके होंगे तीनों एक्टिविटीज़ को, तो चौथी एक्टिविटीज़ इसी पे आएंगे, तब समझाऊंगा आपको। तो हमको पहुंचना कहाँ पे है इतना कर लेने के बाद? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो स्टेप 3 जो है स्टूडेंट्स, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप था, आई होप स्टूडेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल जो चेंज हो गई है, अब आपको समझ आया? वर्किंग कैपिटल चेंज होने का मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो फ़र्क है वो हो चुका है, और अब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। स्टेप 3 हमने कर लिया है। अगली क्लास में हम जल्दी से बढ़ेंगे स्टेप 4, और फिर फाइनल स्टेप जो 5th स्टेप है वो करके हम पूरी की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।